एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हैं 28 फरवरी 2026 और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, चाहे वो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे फिर वो नेशनल पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि हम 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। आज मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, तो हम किसकी याद में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सारी डिटेल आपको कहाँ पर डालनी है, कमेंट सेक्शन में डालनी है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में, चाहे आप यूकेपीएससी की बात करो, चाहे यूकेएसएससी की बात करो, किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डेज़ होते हैं जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एज़ यूजुअल जो हम हमेशा से करते आए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। आज वन लाइनर न्यूज़ है नहीं, तो उनको स्किप करते हुए चलेंगे। मतलब जितनी भी वन लाइनर न्यूज़ है वो नीचे ही के जो आपके एडिटोरियल हैं इसी में आपको कवर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे हम पूर्णागिरि धाम, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, कैसे हम अपने कल्चरल हेरिटेज साइट को बचा रहे हैं, साथ ही साथ हम कैसे ही इन कल्चरल जो हेरिटेज साइट है यहाँ से हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं, रिवर माइग्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो ये न्यूज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूर्णागिरि धाम कौन से जिले से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, फिर चाहे आप SSC की बात करें, चाहे आप यूकेपीएससी की बात करें। फिर परसों हमने एक ऐसे करा था, और ऐसे में हमने देखा था पॉस एक्ट का जिक्र हुआ था। तो आज के न्यूज़ में भी था कि पॉस एक्ट के बारे में, तो हम पॉस एक्ट के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, ठीक है, जितनी जानकारी हो सकती है रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नेशन के लिए, और साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी आपके पास इससे डिटेल में मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, या चाहे आप ऐसे में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बहुत ही डिटेल में आज पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपको पॉस एक्ट पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने आपको 2-3 एक्टों के बारे में और भी बताया है। ठीक है, पोक्सो एक्ट के बारे में बताया है। तो पोक्सो एक्ट कब का है, 2012 का है। ठीक है, पॉस एक्ट कब का है, 2013 का है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, मीन्स एज वेल एज प्रीलिम्स एस्पेक्ट से। ठीक है, फिर जो चौथी न्यूज़ है ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन दोनों में क्या हो रही है, फिर से एक जंग छिड़ने जा रही है। ठीक, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्यों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। और भारत के आस्पेक्ट में इफ़ पाकिस्तान क्या करता है, भारत अफगानिस्तान पे आक्रमण करता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत पे क्या होंगे। ठीक है, और एक बात और कही जा रही है, जो इसके पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने एक बात कही है कि अफगानिस्तान नई दिल्ली से क्या कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी बात है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वो लगती छोटी हैं लेकिन होती बहुत बड़ी हैं। तो आप इस न्यूज़ को GS पेपर 2 पॉलिटी से या इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको GS पेपर 1 इंडिया की ज्योग्राफी और उसके पड़ोसी देशों के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जो आपकी 5वीं न्यूज़ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो कहाँ पर आए हैं, भारत की यात्रा पे आए हैं, और 4 दिन की यात्रा पे आए हैं। ठीक है, जब ये 4 दिन की यात्रा में आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, AI, एक तो हम क्या कर रहे हैं इनके साथ AI में हम क्या करेंगे, सहभागिता करेंगे। साथ ही साथ जो इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उनके वजह से क्या हुआ था, खालिस्तानी मुद्दों से भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा उनको क्या हुए थे, वो इफेक्ट हुए थे, नेगेटिव इफेक्ट हुए थे। तो उनको भी सुधारने की कहीं ना कहीं क्या है, मार्क कार्नी की कोशिश है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है जो आप अगेन GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से या बायलैटरल रिलेशन विद जो भारत के साथ बायलैटरल रिलेशन रखते हैं कुछ देश हैं, वहाँ के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी क्या है, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको कहूँगा GDP गणना के बारे में आया है। जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, 2026-27 है, यहाँ पर बोला गया कि 7.6% के आसपास हमारी GDP का अनुमान रखा गया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से आपके लिए क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में मेंस के लिए GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, वहाँ पर आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एक और न्यूज़ है जो यहाँ पर लगना भूल गई, तो वो न्यूज़ है कि बोत्सवाना से भी हम क्या ला रहे हैं, चीते ला रहे हैं। तो जो हमारा चीता
क्या था, चीता योजना है, ठीक है, जो हमने कब शुरू करी थी, 17 सितंबर 2022 को शुरू करी थी, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, चीता योजना के बारे में मैं आपको डिटेल में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी भारत में कितने चीते हैं, तो 38 चीते हैं, और अब जो वहाँ से आएंगे चीते, 8 चीते और आएंगे बोत्सवाना से, तो कितने हो जाएंगे, 46 चीते अब भारत में होने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को भी हम बड़े ही डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस टेलीग्राम इस DNA की PDF चाहिए तो आपको कहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, टारगेट UKPSC के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। बाकी आपको फर्दर वहाँ पर डिटेल बताई दी जाएगी कि कैसे आप इस क्या है PDF है इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ये PDF है। कल मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी थी कि ड्रिप एरीगेशन क्या होता है, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम क्या होता है। कल हम भारत और इजराइल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक ड्रिप एरीगेशन सिस्टम के बारे में बात आई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको पूछा था कि ड्रिप एरीगेशन सिस्टम क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रिप एरीगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक। तो देखो, ये एक पंप होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब समझो कि एक बटन होता है। जब ये इरिगेशन प्लांट कहीं पर लग जाता है तो एक तो इसमें सबसे पहले मजदूरी में कमी आती है। सबसे पहले क्या आता है कि मजदूरी में कमी आती है, ठीक है। मजदूरी में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आता है, मजदूरी में कमी आती है। क्यों? क्योंकि इसको एक इंसान ही पूरे तरीके से क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, आपको ड्रिप इरिगेशन को चालू करना है या बंद करना है, इसमें कितने आदमी लगेंगे, एक ही आदमी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को कोई भी किसान इम्प्लांट करता है, लगाता है, तो सबसे पहले उसकी मजदूरी में कमी आती है, ठीक है। दूसरा है उसके उपज में वृद्धि होती है। अब उपज में क्यों वृद्धि होती है, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है, तो जब उपज में क्यों वृद्धि होगी कि वो ठीक पेड़ के तने के नीचे होता है, ठीक है। जब पेड़ के तने के नीचे होता है तो वहाँ पर लगातार क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। नमी बनी रहती है तो फसल की गुणवत्ता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्या है भाई, ड्रिप इरिगेशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या होते हैं, उपज में वृद्धि करती है। क्या करती है, उपज में वृद्धि करती है, ठीक है। उपज में वृद्धि करती है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि खरपतवारों पर भी ये नियंत्रण रखता है। खरपतवार जानते हो ना, कि जो क्या होता है कि फसल के बीच में जो अन्य क्या उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनको क्या करता है, ये उगने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ड्रिप एक पेड़ के नीचे लगी रहेगी, ठीक है। तो ये लगातार क्या करता है कि खरपतवारों को अननेसेसरी पानी नहीं मिल पाता, तो खरपतवार है जो, ठीक है, वो उग नहीं पाती। जब वो उग नहीं पाती तो ये क्या करता है, खरपतवारों को नियंत्रण करने का काम भी करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि ये फर्टिलाइजर की बचत भी करता है। फर्टिलाइजर की बचत भी क्या करता है, ये करता है। क्यों? क्योंकि सीधे पानी में ही क्या मिला दिया जाता है, फर्टिलाइजर मिला दिया जाता है, और वो सीधे सीधे कहाँ पर जाता है, वो पेड़ के ठीक तने के नीचे, मतलब जहाँ पर जड़ है, सीधे वहाँ पर जाता है। तो अननेसेसरी जो उर्वरक हम छिड़काव करते हैं वो भी इससे क्या होती हैं, कम होती हैं, मतलब, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, इसमें पानी की बचत होती है। क्या होती है भाई, पानी की बचत होती है। अब देखो, ये कहाँ का सिस्टम है, ये इजराइल का सिस्टम है, और वो वहाँ पर क्या है, पानी वैसे ही कम है, क्योंकि उसके पूर्व में क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो वो खारे पानी को क्या करते हैं, खारे पानी को वो पीने योग्य पानी बनाते हैं, और उसके बाद ही उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जब वो ऐसा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, जो पानी के खर्च को कम करने वाली होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। कभी भी आपके पास ये मेंस में आ सकता है कि राइट डाउन कुछ शब्दों में टिप्पणी करिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में। तो मुझे उम्मीद है, पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि कुछ लोगों ने कल इसके बहुत ही शानदार आंसर दिए थे, ठीक है। जिन्होंने आंसर दिए थे उन्होंने उसमें बताया था कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको आज बता चुका हूं, ठीक है। तो जब मैं आपको फ़ायदे बता चुका हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, और कल 5 क्वेश्चन थे। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन नहीं करे हैं, ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि वो यहाँ पर ध्यान से देखें, अटेंटिव तरीके से देखें, और एक बार कल का लेक्चर देखने की भी कोशिश करें। अगर यहाँ पर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था झंडा जी मेले के बारे में, हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था कि झंडा जी मेले का आयोजन कब से किया जाता है, मतलब, ठीक है। और श्री गुरु राम राय जी का आगमन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1676 सन में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत मौन पालन नीति 2026, मौन पालन नीति ऑब्वियस सी बात है किससे संबंधित है, मधुमक्खी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मधुमक्खी से संबंधित है। तो मौन पालन जो नीति थी 2026 का, उसका मुख्य एम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर उत्तराखंड में शहद को ब्रांड के रूप में क्या करना, स्थापित करना। तो ये क्या है आपका बी बॉल ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। बी बॉल ऑप्शन क्या है, सही है।
ठीक है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चा में रहे I2U2 पश्चिमी एशिया क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह इस सदस्य मतलब कौन सा देश इस समूह का सदस्य देश नहीं है। देखो I2U2 हमने एक संकल्पना पढ़ी थी, कल हमने अब्राहम एकॉर्ड के बारे में भी पढ़ा था जब हम भारत और इजराइल के क्या कर रहे थे, भारत इजराइल के संबंध देख रहे थे। ठीक है, तो अब्राहम एकॉर्ड को पढ़ा हमने, I2U2 को पढ़ा। तो I2U2 में दो देश कौन से, एक इंडिया है एक इजराइल है। ठीक है, एक इंडिया है एक इजराइल है। यू में क्या है, एक UAE है। ठीक है, एक UAE है और एक क्या है USA है। ठीक है, तो ये चार देश हैं जो क्या है I2U2 में है। तो भारत है, ठीक है, UAE है, USA है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ईरान नहीं है। ईरान नहीं है तो कौन है भाई, इजराइल है। कौन है, इजराइल है। ठीक है, यहाँ पर ठीक। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कि I2U2 क्या है। ठीक है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में अगर कभी मेंस एग्जामिनेशन में भारत और इजराइल के संबंध आते हैं तो वहाँ पर के लिए भी क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। या भारत और पश्चिमी एशिया के संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चौथा क्वेश्चन है ये भी बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल मैंने आपको बोला था कि आप क्या करना, जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो मुझे उम्मीद है जो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, जो लोग टारगेट UPSC को समझते हैं, उन्होंने ये पढ़ा होगा। ठीक है, और उन्हें समझ आया होगा जुडिशरी के बारे में, उन्होंने पूरे डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या संवैधानिक आवश्यकता है। तो कल मैंने आपको पूछा था कि इनको हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, किस शब्द का यूज नहीं किया जाता, महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता, ये समझने की जरूरत है। तो जब भी इनको हटाने का प्रस्ताव शुरू किया जाता है या लाया जाता है तो उसमें कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के तो 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के कितने सदस्य होने चाहिए, तो 50 सदस्य होने चाहिए। तो इसका डी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसका डी का आंसर क्या है, सही है। जो पांचवा क्वेश्चन था वो MSP से रिलेटेड था और कल मैंने आपको पूछा था कि MSP में कितनी फसलों को रखा गया है। तो टोटल 22 फसलों को रखा गया है। कितने फसलों को रखा गया है, 22 फसलों को रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि निजी व्यापारियों के लिए उसी मूल्य पर फसल खरीदना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा है प्रमुख फसलों के लिए MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसके क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका ए क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जितने भी यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो हमने देखे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के न्यूज़। ठीक है, अब आज के न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पूर्णागिरि धाम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भाई, पूर्णागिरि धाम से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में घोषणा करी कि पूर्णागिरि धाम का विकास केदारनाथ की तर्ज पर किया जाएगा और इस पूरे क्षेत्र को एक प्रमुख रिलीजियस और एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में बदला जाएगा। तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये फैक्ट तो हैं, पर अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो जीएस पेपर 6 और GS पेपर 5 से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की चाहे अर्थव्यवस्था GS पेपर 5 से और उत्तराखंड का जो आगे चीज़ें हैं, ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर है, सॉरी 5वें पे, और जो बाकी चीज़ें हैं उसको 6 से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पूर्णागिरि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो टनकपुर चंपावत जिले में इसको क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के किस धाम को केदारनाथ धाम की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा करी गई है। तो पूर्णागिरि धाम को क्या किया गया है, तो केदारनाथ धाम के तरीके से इसको विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब जो ये दो फैक्ट हैं, मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं, ये आपको DNA से मिल रहे हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस से मिल रहे हैं। ठीक है, तो राफ्टिंग के लिए एक क्षेत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है टनकपुर और पूर्णागिरि क्षेत्र में, वो है बूम क्षेत्र। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बूम क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बूम क्षेत्र कहाँ स्थित है जो कि राफ्टिंग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो वो कहाँ पर स्थित है भाई, टनकपुर पूर्णागिरि क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर है कि पैराग्लाइडिंग के लिए डांडा ककनई, ठीक है, डांडा ककनई क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ पर है, पूर्णागिरि क्षेत्र में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि थारू होली मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खटीमा, उधम सिंह नगर और चंपावत के सीमावर्ती इलाकों से संबंधित है। कौन सी होली भाई, थारू होली। ठीक है, अब अगर आप GS पेपर नहीं, अगर आप इसको यूके PCS के मेंस एग्जामिनेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको GS पेपर 6
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और जीएस पेपर 6 उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और जीएस पेपर 6 कहाँ पर भूगोल एवं संस्कृति, सॉरी ये जीएस पेपर 5 है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो पर्यटन अर्थव्यवस्था, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम किसी मेले की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हमारा क्या होता है, पर्यटन ही होता है, ठीक है। और जब भी हम देखो, हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो हमारा पर्यटन है वो मैदानी क्षेत्रों में तो क्या है, ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र में तो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, कम है, वहाँ पर क्या है, कम है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार यही काम कर रही है, ठीक है। सरकार क्या काम कर रही है, सरकार यही काम कर रही है कि इनको भी क्या कर रही है, अब रिलीजियस और एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में क्या कर रही है, विकसित कर रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, जब यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी, क्या होगी, यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है रोजगार बढ़ेगा, माइग्रेशन कम होगा, पलायन क्या होगा, कम होगा, और रिवर्स माइग्रेशन की अवधारणा क्या होगी, और तेजी से बढ़ेगी। मतलब जो लोग यहाँ को छोड़ के बाहर किसके लिए गए हैं, अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए गए हैं, वो वहाँ से क्या होंगे, पुनः कहाँ जाएंगे, वापस अपने राज्य में आ जाएंगे। तो यही है यहाँ पर पर्यटन अर्थव्यवस्था। पूर्णागिरि को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना और साहसिक खेलों के साथ जोड़ना या बढ़ावा देना स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के लिए क्या है कि बेहतरीन मॉडल है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए तो यहाँ पर क्या लगेंगे भाई, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है वो वहाँ पर उनको लगाया जाएगा। पेयजल योजनाओं को क्या किया जाएगा, और सुदृढ़ किया जाएगा। इनके लिए कितना बजट है भाई, 4 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, सोलर स्ट्रीट लाइट। दूसरा यहाँ पर पेयजल योजनाओं को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि रोप वे का निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, रोपवे निर्माण भी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सरकार लगातार टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी क्या कर रही है, लगातार क्या कर रही है, उसके लिए बजट एलोकेट कर रही है, ठीक है। उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, बजट एलोकेट कर रही है। अब यहाँ पर कुछ उत्तराखंड के भूगोल और संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जीएस पेपर अगर आप कितने की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, यहाँ पर गलती से 6 लिखा है, जबकि जीएस पेपर 5 से ये सीधे सीधे तरीके से क्या करता है, रिलेट करता है। अब यहाँ पर कुछ त्योहारों की बात कही गई है, ठीक है। पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड में सबसे बड़े मेलों में से एक है, ठीक है। जो पूर्णागिरि का मेला लगता है वो क्या है, उत्तराखंड के सबसे बड़े मेलों में से क्या है, एक है। अब यहाँ पर कुछ ना होलियों की बात थी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर गए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्रत्यक्ष तौर पर इनमें भाग भी लिया। जैसे कुमाऊनी होली हो गया, ठीक है, खटीमा में कुमाऊनी होली हो गया, शास्त्रीय होली हो गया, या थारू होली हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये 3 प्रकार की होलियाँ कहाँ पर मनाई जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सीधे सीधे कहाँ पर बताओगे, उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में और चंपावत वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या होती है, कुमाऊनी होली हो गया, साथ ही शास्त्रीय होली हो गया, या थारू होली। यहाँ पर क्या है, कल्चरल एक्टिविटी है हमारी, ठीक। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका आंसर कहाँ पर करना है, इस एमसीक्यू का आंसर कहाँ पर करना है, कॉमेंट सेक्शन में करना है, अगर आपको ऊपर की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, पता चल चुकी हैं तो, ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ थी वो थी पॉश एक्ट के बारे में, ठीक है। तो पॉश एक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पॉश एक्ट बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉश एक्ट कब का है, तो भाई 2013 का क्या है, पॉश एक्ट है, ठीक है। क्या है, 2013 का पॉश एक्ट है। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पॉश एक्ट आखिर इसकी ये आया कहाँ से, ठीक है, ये आया कहाँ से। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न वाली बातें हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किस एक्ट के अंतर्गत आती हैं, तो पॉश एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इससे पहले क्या आया था, पोक्सो एक्ट आया था, पोक्सो एक्ट, ठीक है, पोक्सो एक्ट। और पोक्सो एक्ट कब का है, 2012 का एक्ट है। कब का एक्ट है भाई, पोक्सो एक्ट, तो 2012 का एक्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, भंवरी देवी केस होता है, एक राजस्थान से संबंधित एक केस है 1992 का। यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान में साथिन के तौर पर काम करने वाली भंवरी देवी, साथिन मतलब एक क्या, जैसे होते हैं ना ऑफिस, जो क्या होते हैं सीईओ होते हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, सहायिका बोल सकते हैं आप, साथ इनको क्या कह सकते हैं, सहायिका कह सकते हैं। तो राजस्थान में वो सहायिका थी, ठीक है। कौन थी, सहायिका के तौर पर काम करने वाली भंवरी देवी थी। उनके साथ क्या हुआ था, सामूहिक बलात्कार की एक घटना घटी थी, ठीक है, सामूहिक बलात्कार की एक घटना घटी थी। अब देखो ना, ये क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ पर मतलब ये जो टॉपिक है ये आपके कहाँ कहाँ पर काम आएगा। देखो जीएस पेपर 2 जैसे गवर्नेंस वाले पार्ट में तो ये काम आएगा ही आएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 4 इथिक्स के लिए, ठीक है, इथिक्स के लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपके लिए कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आपके आपके पास क्या आते हैं, केस स्टडीज़ आती हैं। देखो ये ना आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, जब तक कि आप उनका कोई पेड कोर्स नहीं लोगे। लेकिन डेली न्यूज़ एनालिसिस का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर हमको क्या करनी होती है, न्यूज़ को क्या करना होता है, इंटरलिंक करना होता है। तो आप क्या करना, देखो जिसके पास भी एक इथिक्स की बुक नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छी जो इथिक्स की बुक है वो लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की है। किसकी है, लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की है, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की जो इथिक्स की बुक है, वो सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। एक तो आप उसको खरीद लेना, जिन जो भी क्या है पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोअर पीसीएस में सिलेबस है ना, वो क्या है, जो इथिक्स का पहली यूनिट है, केवल उतना ही सिलेबस है लोअर पीसीएस में, ठीक है। जो जो क्या है पहली यूनिट है, उतना ही सिलेबस क्या है लोअर पीसीएस में, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि माना आप किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी के क्या है सीईओ हैं, और आपको एक शिकायत मिलती है कि आपकी किसी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो आप उसमें क्या कदम उठाएंगे या आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो वहाँ आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया जाता है कि आपके पास कितने क्या है, कितने सोल्यूशन है, उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपको अपनाने की बात की जाती है। खैर, जब कभी आप इथिक्स पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्या है एस्पेक्ट है डेली न्यूज़ एनालिसिस को अपने क्या करना, स्टैटिक वाले क्या सिलेबस के साथ इंटरलिंक करना, ठीक है। तो बहरहाल वापस लौटते हैं। तो क्या हुआ था, भंवरी देवी के साथ क्या हुआ था भाई, सामूहिक बलात्कार हुआ था, कहाँ पर, उनके कार्य क्षेत्र पे हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया, उठ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आई, सबसे पहले आई विशाखा गाइडलाइंस। तो देखो केस हो गया था 1992 में, ठीक है। भारत की ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें होश तब आता है जब कोई घटना घट जाती है, ठीक है। जब कोई गड्ढे में मर जाता है तब हमको पता चलता है कि गड्ढे को भरना भी होता है, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब आई विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस का भाई 1997 में आई, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस कब की है भाई, 1997 की। ये आपके पास स्टैटिक क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, चाहे आप यूके SSSC का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूके PCS का एग्जाम दे रहे हैं। और मेंस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। रोक भी नहीं सकता, भगवान जी भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करे, जिन्हें क्या कहा जाता है, विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो विशाखा गाइडलाइंस कब की है भाई, 1997 की। और किससे संबंधित है, तो कार्य क्षेत्र पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फर्दर 2013 में क्या हुआ था, GS वर्मा समिति आई थी। और GS वर्मा समिति कब आई थी, जब निर्भया हत्याकांड हुआ था 2012 में। आपको पता होगा ना, दिल्ली में एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, ये बहुत ही फेमस एक हत्याकांड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जस्टिस GS वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने विशाखा गाइडलाइन को कानूनी रूप देते हुए पॉस एक्ट 2013 पारित किया। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉस एक्ट कब आया भाई, 2013 में आया। और इसके पीछे की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आपको पता चल चुका है। भंवरी देवी का केस 1992 का, उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई 1997 में। और विशाखा गाइडलाइंस को कानूनी रूप कौन सा एक्ट देता है, तो पॉश एक्ट 2013 का देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के मुख्य प्रोविजन क्या है, ठीक है। तो आंतरिक शिकायती समिति, मतलब अगर आपके पास कोई संस्थान है तो वहाँ पर क्या बनेगा, ICC बनेगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी। वहाँ पर जिस भी संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है, जो क्या करता है, नियुक्ति करता है, एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति करता है, वो क्या करेगा, एक ICC का क्या करेगा, गठन करना उसके लिए अनिवार्य है। जिस भी संस्था में 10 से ज़्यादा अधिक कर्मचारी काम करते हैं, इस बात को याद रख लेना। कभी भी आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में वहाँ पर ये जो क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पर याद रखना कि जब भी वहाँ पर क्या होगा, 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या करना होगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या करना पड़ेगा, गठन करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, सॉरी। फिर इसकी संरचना क्या होगी, इस समिति का जो कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस समिति का जो ICC समिति बनेगी, जो इसकी जो हेड बनेगी, वो क्या बनेगी, एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी बनेगी। समिति में कम से कम 50% सदस्य क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो समिति बनेगी उसमें कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो 50% सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। साथ ही क्या होनी चाहिए, एक बाहरी सदस्य, जैसे कि किसी NGO
एनजीओ या कानूनी जानकार का होना अनिवार्य है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर कुछ स्थानीय शिकायत समितियाँ भी बनी, जैसे लोकल कंप्लेंट्स कमेटी भी बनी, और इसकी जो नियुक्ति करता है, ये पता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मतलब डीएम या एडीएम नियुक्त करती है, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको पता ही होगा, जो क्या होता है एलसीसी का गठन करता है, जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है उनका क्या करता है, गठन करता है। यह समिति उन मामलों की सुनवाई करती है जहां कर्मचारी की संख्या 10 से कम हो या शिकायत सीधे नियोक्ता के ही खिलाफ हो। देखो समझ लो आप, यहाँ पर तो क्या है, कम से कम 10 सदस्य होना जरूरी है। 10 सदस्य मतलब 10 कर्मचारी होना क्या है, जरूरी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10 से कम अगर संख्या भी है तब भी एलसीसी यहाँ पर क्या होगी, गठित हो जाएगी, काम करेगी। और या क्या हो, शिकायत किसके खिलाफ की गई हो, जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरियाँ दे रहा है, ठीक है, अगर वो यौन शोषण करता है तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एलसीसी कमेटी क्या करेगी, एक्शन लेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है, पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि आपको पॉश एक्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको पॉश एक्ट समझ आया है तो आपको इस एमसीक्यू का क्या करना है, आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है, न्यूज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती हैं आपकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़, और जो कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो हुआ ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टीटीपी है, तारीख तालिबान पाकिस्तान के हमलों और डूरंड रेखा विवाद को लेकर तनाव चरम पर है। इसके कारण पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है और इसे खुली जंग का नाम दिया है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा ना, ये क्या है, एक डूरंड लाइन है, जो कि डूरंड लाइन किस किस के बीच में है भाई, ये किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और यहाँ पर क्या करा है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है, ठीक है। एक खबर तो ये भी चलती आ रही है कि यहाँ पर जो मरे हैं ये सिविलियन मरे हैं। कौन मरे हैं, सिविलियन मरे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ना प्रीलिम्स एस्पेक्ट से इस न्यूज़ को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने एक क्या चला है, ऑपरेशन चला है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, गजब लिल हक, ठीक है। इनके ऑपरेशन के नाम भी बड़े ही अजीब होते हैं, गजब लिल हक है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन क्या है, चर्चाओं में। तो ये क्या है, तो पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान और टीटीपी तारीख तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया क्या है, एक सैन्य अभियान है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, तो पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो गजब लिल हक क्या किया है, शुरू किया है। फिर डूरंड रेखा के बारे में बात आती है, तो कौन से दो देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2640 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। और ये कब बनी थी, तो भाई ये 1893 में बनी थी, ठीक है। ये कब बनी थी, तो 1893 में बनी थी। अब आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है मैकमोहन रेखा किस देश और किसके बीच में है, इसकी लंबाई कितनी है। और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि मैकमोहन रेखा भारत और जिस भी देश के बीच में लगती है वो भारत के कौन से राज्य में लगती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आपके पीसीएस में आ भी चुका है, ये प्रीवियस ईयर पीसीएस में आ भी चुका है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो संबंधित देश के साथ मैकमोहन रेखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ढंग से देखते हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एक जीरो लाइन है, ये त्रिपुरा और किसके बीच में है, बांग्लादेश के बीच में। ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ आपको, तो आज एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, आपका रिविजन हो जाएगा कि जीरो लाइन किस किस के बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं। टीटीपी का पूर्ण रूप और उद्देश्य क्या है, तो तारीख तालिबान पाकिस्तान, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना और इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना है, कहाँ पर, पाकिस्तान पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको मेंस में रिलेट करना चाहें तो जीएस पेपर टू, ठीक है। जीएस पेपर 2 कहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन और भू राजनीति की, मतलब एक ही बात है वैसे तो, इंटरनल रिलेशन में ही सीधे क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के सामने क्या है, उसके पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत अफगानिस्तान संबंध बना पाकिस्तान, ठीक है। तो नई दिल्ली और काबुल के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान पर आरोप लगा रहा है कि वह भारत के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही खतरनाक एक क्या है, आरोप है। और इसको ये किसने बोला है, आपको पता है ये किसने बोला है, तो ये पाकिस्तान के जो वो हैं, कौन, जो अपने क्या है,
जो अपने सेना के वो होते हैं, मंत्री होते हैं, उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आतंकवाद और राज्य की नीतियाँ क्या हैं, तो पाकिस्तान ने 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब रणनीतिक गहराई के रूप में मनाया था, ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की नीति खुद पाकिस्तान पर उल्टी पड़ गई टीटीपी के रूप में। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था कि 2021 में जब अमेरिका क्या कर रहा था, पुल आउट कर रहा था अफगानिस्तान से। ठीक है, शायद आप अगर तब न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे या आर्टिकल सुनते रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान से क्या हो रहे थे, पुल आउट क्या हो रहे थे, अमेरिका पुल आउट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान उनको समर्थन भी कर रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को लगता था कि जो टीटीपी है, जो अफगानिस्तान की टीटीपी है, वो पाकिस्तान के अंडर में क्या करेगी, काम करेगी, और वो भारत के खिलाफ क्या बढ़ाएंगे, इंसर्जेंसी वाली चीज़ें क्या कर देंगे, खड़ी कर देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ठीक है, देखो यहाँ पर ना आपको इस लाइन को नोट कर लेना चाहिए, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की अवधारणा। देखो गुड टेररिज्म क्या होता है, गुड टेररिज्म जैसे अमेरिका भी क्या कर रहा था, गुड टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। जो अफगानिस्तान का ओसामा बिन लादेन था ना, उसको भी किसने तैयार करा था, किसने तैयार करा था, अमेरिका तैयार करा था। लेकिन वो उन पे ही क्या हो गया, भारी पड़ गया। तो हमेशा कहते हैं इंटरनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमेशा कहते हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो अवधारणा है ना, ये बहुत गलत अवधारणा है। गुड टेररिज्म कब आपके लिए खुद ही बैड टेररिज्म हो जाएगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये पाकिस्तान के तौर पे भी देखते हैं हम, ये अमेरिका के तौर पे भी हम 26/11 के जो आतंकवादी हमला हुआ था, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, वहाँ पर भी देख चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या है, रिफ्यूजी क्राइसिस भी है। रिफ्यूजी क्राइसिस कैसा है, तो पाकिस्तान द्वारा 1.7 मिलियन अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकालना मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बड़ा मुद्दा भी है। ठीक है, और इसके खिलाफ कई बार अफगानिस्तान क्या कर चुका है, नाराज़गी व्यक्त भी कर चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अगर आप इसको जीएस पेपर 1 से रिलेट करते हैं, भारत हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, तो डूरन लाइन विवाद के बारे में भी है। ब्रिटिश राज के दौरान 1893 में यह रेखा खींची गई थी। मेंस में यहाँ पर सीधे सीधे इससे आप मतलब इससे संदर्भित आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो पश्तून है और जो बलूच बहुल इलाके हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा इनको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो सीधे तरीके से पाकिस्तान में आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान वाले उनको खदेड़ने के लिए वापस चले जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये इस रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के दोनों ही क्या है, पड़ोसी देश हैं। तो इसका इफेक्ट भारत पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, कहाँ, भारत में आए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछले विवादों, विशेषकर जो खालिस्तानी मुद्दा हुआ था, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो के समय में, उसको पीछे छोड़कर भारत के साथ रिश्तों को सुधारना और यूरेनियम आपूर्ति और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम क्षेत्रों में क्या क्या करना चाह रहा है, बड़े समझौते करना चाह रहा है। अब यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि संबंधित देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में जो कनाडा के प्रधानमंत्री वो कौन है, मार्क कार्नी है। ठीक है, वर्तमान में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वो मार्क कार्नी है। समझौता का मुख्य विषय क्या है, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2 बिलियन का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है, तो कनाडा के साथ किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, तो कनाडा के साथ किया है। ठीक है, सहयोग के नए क्षेत्र भी हैं, तो किन प्रमुख तकनीकों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या हुई है, दोनों देशों के बीच क्या हुई है, चर्चा हुई है। ठीक है, अब आप इसको मेंस में कहाँ कहाँ जोड़ोगे, तो जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। भारत कनाडा के संबंध, जब भी कोई बायलैटरल संबंध होते हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, पूर्व कनाडा के क्या थे, पीएम थे, जस्टिन ट्रूडो थे, के समय में क्या होता है, खालिस्तानी अलगाववादी के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच क्या हुआ था, कूटनीतिक विवाद, जो डिप्लोमेटिक विवाद हुआ था, वो क्या हुआ था, उसके बाद एक क्या है, एक बड़ी पहल है क्या, कि जो अब मार्क कार्नी क्या है, भारत में है। देखो ये होता है जब किसी देश का ना राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता है ना, तो डायरेक्ट किस चीज़ पे फर्क पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है,
जहाँ जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे थे, लगातार भारत के साथ संबंध अपने क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। वहीं देखो मार्क कार्नी जैसे ही क्या बने, प्रधानमंत्री बने, तो वो भारत के साथ क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ये उनके हित में भी है, ऑब्वियस सी बात है। जो भारत से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कनाडा में क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कनाडा को दूसरा पंजाब भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब के लोग वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जीएस पेपर 2, सॉरी जीएस पेपर 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे भारत क्या कर रहा है, लगातार अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ क्या कर रहा है, टाई अप कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत क्या करता है, चाइना के साथ, चाइना पे ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जो भी अपने क्या है एनर्जी प्रोग्राम है, इनको क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। वहाँ पर क्या है, अपना ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, ठीक है। चाइना के साथ अपना क्या है, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब हम उनको बेचते कम है और हम उनसे लेते बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, कितना लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, 10 साल के लिए 2 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते की बात कही गई है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है के लिए निरंतर यूरेनियम की क्या होनी चाहिए, आपूर्ति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने ना आपको कुछ 2 दिन पहले बताया था कि रेयर अर्थ मिनरल हम क्या मटेरियल या मिनरल हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने आपको पूछा था कि कितने, मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया भी था कि कितने रेयर अर्थ क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। ज़रा आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमने पढ़ा था कि रेयर अर्थ जो मिनरल होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना उनकी संख्या कितनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है। फिर उभरती तकनीक जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे एआई में क्या करना चाहता है, कनाडा भारत के साथ टाई अप करना चाहता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना चाहता है, भारत के साथ तकनीकी तौर पर समझौता करना चाहता है। तो ये क्या है, भारत की तकनीकी विकास के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप इसको जीएस पेपर 3 आर्थिकी और सामाजिक विकास से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल मिनरल, सॉरी यही है, क्रिटिकल मिनरल से कितने हैं, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि इनकी संख्या कितनी है। क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, कृषि और कनाडाई पेंशन फंड में भारत के निवेश हो गया, ठीक है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विदेश नीति, सॉरी विदेश निवेश, ठीक है, जो एफडीआई है। और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम कोबाल्ट की सप्लाई चेन मजबूत करना आर्थिक विकास का क्या है, एक अहम हिस्सा है। किसके साथ, भारत के और देशों के साथ। तो ये क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत और कनाडाई संबंध, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से क्या हुआ है, खालिस्तानी मुद्दे ज़्यादा टाई अप हुए हैं, तो ये जो मुद्दा है ये आपके प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ है वो क्या है, इंडिया सेट टू गेट न्यू बैच ऑफ 8 चीताज फ्रॉम बोत्सवाना टुडे। तो क्या कर रहा है कि भारत 8 नए चीतों को ला रहा है, ठीक है। 8 नए चीतों को कहाँ से ला रहा है, बोत्सवाना से ला रहा है। मैंने आपको चीता परियोजना के बारे में बताया था, ये 17 सितंबर 2022 की एक योजना थी, जिसमें से हमने क्या किया था, नामीबिया से हम चीते लाए थे। तो हम कितने कंट्रीज़ के साथ चीते लिए हैं, कितने कंट्रीज से चीते लिए हैं, नामीबिया से हम चीते लाए, हम साउथ अफ्रीका से चीते लिया है। अब हम बोत्सवाना से भी क्या कर रहे हैं, चीते मंगा रहे हैं, ठीक है। बोत्सवाना से भी क्या मंगा रहे हैं, चीते मंगा रहे हैं। अब आपका काम एक है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, तो आपका काम अब ये है कि आपको जाना है गूगल मैप पे या किस पे, गूगल में जाना है, और बोत्सवाना के बारे में आपको मुझे बताना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके पड़ोसी देश कितने हैं, कितने देशों से ये घिरा हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। बोत्सवाना क्या जो अपनी तीनों रेखाएं, ट्रॉपिक हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, सॉरी ऑब्वियस सी बात है, इससे तो नहीं काटेगा, बट जो रेखाएं हैं, चाहे भूमध्य रेखा हो गई, चाहे कर्क रेखा हो गई, चाहे मकर रेखा हो गई, क्या इनसे कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, ये आपको मुझे कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो यहाँ पर इस बैच में कितने आएंगे, तो 6 फीमेल्स आएंगे और 2 मेल्स आएंगे, ठीक है। मतलब क्या होंगे, 6 फीमेल चीते आएंगे और 2 क्या आएंगे, मेल चीते आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये कहाँ पर रखे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश में ही इनका क्या करा जाएगा, रख रखाव किया जाएगा, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। एक चीज़ मैं आपको और भी पूछना चाहूँगा कि जरा बिग कैट अलायंस के बारे में मुझे डिटेल में बताना, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ये आपके पेपर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करते हैं या चाहे आप जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बिग कैट अलायंस के बारे में बताओ, ठीक है। कितने देश है, कब शुरू हुआ था, ठीक है, कितने देश इनको मानते हैं, कितने इसमें जो कैट्स हैं, मतलब जो भी ये कैट वाली प्रजाति हैं, कौन कौन से इसमें शामिल हैं, कौन कौन से नहीं है, बड़े ही डिटेल में आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ है वो क्या है,
वो क्या है कि इन न्यू जीडीपी सीरीज इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.6 इन फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो जो 2026 में जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का है, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ की कितनी उम्मीद करी गई है भाई, तो 7.6% की करी गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है, सरकार MOSIPI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जीडीपी गणना के लिए नया बेस ईयर, सबसे पहले तो एक है बेस ईयर। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको सीपीआई के बारे में बड़े ही डिटेल में पढ़ाया है कि सीपीआई कभी क्या हुआ है, बेस ईयर चेंज हुआ है। अब आपको मुझे डायरेक्ट तौर पे बताना है कि सीपीआई पहले तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड की जा सकती हैं, नहीं की जाती हैं। ठीक है, तीसरा सीपीआई का बेस ईयर पहला कौन सा था, अब कौन सा है, मतलब पुराना क्या था, अब कौन सा है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीडीपी का बेस ईयर बनाने की बात कही गई है वो कब की कब तक की गई है, कब से कब तक की गई है, तो 2022-23 लागू किया गया है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर जो 2026 है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कितनी के अनुमान रखी गई है, तो 7.6% की अनुमान रखा गया है। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रिलिमिनरी और फैक्ट है, जैसे नया बेस ईयर क्या बोला गया है, तो 2022-23 को क्या बनाया गया है, नया बेस ईयर बनाया गया है। जो पुराना बेस ईयर था वो कितना था, 2011-12 क्या था, पुराना बेस ईयर था, किसका, जीडीपी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ना, अच्छा रुको, फिर अनुमानित ग्रोथ कितनी बताई गई है, तो 7.6 की अनुमानित ग्रोथ बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर जो 26 है, 2026 है, उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी बताई गई है, तो 7.6 बताई गई है। और जो पुरानी ग्रोथ थी वो कितनी थी, 7.4% थी। ठीक है, अब डेटा जारी कौन करता है, तो MOSPI करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, इसको जारी करता है। एक नई मेथडोलॉजी पर काम कर रहे हैं ये। अब भारत क्या करेगा, डबल डिफ्लेशन मेथड का उपयोग करेगा। इसको हम देखेंगे अभी कि ये होता क्या है, डबल डिफ्लेशन। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जीडीपी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी यही होती है ना कि एक निश्चित अवधि, और एक निश्चित अवधि भी कितनी होती है भाई, जो एक वर्ष होता है, जो पुराना एक वर्ष होता है हमारा, उस निश्चित वर्ष में क्या होती है कि किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य कितना है, वो क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है। जीडीपी क्या कहलाता है भाई, एक निश्चित अवधि में, है ना, एक निश्चित अवधि या आमतौर पर एक वर्ष होता है, एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा, मतलब घरेलू भौगोलिक सीमा या घरेलू सीमा या भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब जीडीपी का एक फॉर्मूला भी होता है। जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, जरा रुको, हाँ मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G प्लस X-M। ठीक है, X-M होता है। C4 क्या होता है, यहाँ पर कंजम्पशन होता है, ठीक है, C4 क्या होता है, कंजम्पशन होता है। I4 क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। G4 क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, ठीक है। G4 क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से क्या ज़्यादा है वो यहाँ पर आ जाता है। एक्स क्या किसको डिनोट करता है, तो एक्सपोर्ट को डिनोट करता है, और एम किसको डिनोट करता है, तो इंपोर्ट को डिनोट करता है। ठीक है, जो भी इसमें से ज़्यादा कम ज़्यादा होगा तो वहाँ से क्या निकल जाती है, हमारी जीडीपी निकल जाती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये जीडीपी वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको ये कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी भी आपको कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब इसको थोड़ा मेंस में देख लेते हैं। तो मेंस में अगर आप इसको कोड करेंगे तो अब ऐसी बात है, जीएस पेपर 3 में ही कोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, वहाँ पर क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अब यहाँ पर बेस ईयर में बदलाव करने की बात करिए, तो क्या बदला। ठीक है, जीडीपी का पुराना बेस ईयर 2011-12 था, जिसे अब अपडेट करके क्या कर दिया गया है, 22-23 कर दिया गया है। ठीक है, तो जीडीपी का पुराना बेस ईयर था जो 11-12 था, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 22-23 कर दिया गया है। क्यों जरूरी था ये, देखो क्यों जरूरी था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था समय के साथ बदलती है, जैसे नए सेक्टर का आना, उपभोग का तरीका बदलना, ठीक है,
अर्थव्यवस्था का सटीक आकार मापने के लिए बेस ईयर को समय समय पर अपडेट करना क्या है, जरूरी है। इसलिए अब जो हमारा बेस ईयर होगा वो क्या होगा, जीडीपी का बेस ईयर तो 2022 और 23 होगा। ठीक है, सीपीआई का बेस ईयर मैं आपको पूछ चुका हूँ कि सीपीआई का आपको मुझे डिटेल में बताना है कि उसका नया बेस ईयर क्या बनाने की बात करी गई है। ठीक है, उसका पुराना बेस ईयर क्या था। ठीक है, अब इसमें नई गणना पद्धति सिंगल वर्सेस डबल डिफ्लेशन मेथड है। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बदलने के लिए सिंगल डिफ्लेटर की जगह अब क्या है, डबल डिफ्लेशन पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप नॉमिनल जीडीपी से क्या समझते हैं, आप रियल जीडीपी से क्या समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जो भी लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वो ज़रा नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में क्या कर लेना, पढ़ लेना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने मुझे क्या बताना है, एक तो नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताना है, एक रियल जीडीपी के बारे में बताना है। ठीक है, और क्या, और आपको खुद से क्या करना है, एक बार खुद से आज क्या करना है, नेशनल इनकम वाली क्या करना, नेशनल इनकम वाले टॉपिक को पूर्ण तरीके से पढ़ लेना। जो राष्ट्रीय आय है उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सिंगल डिफ्लेटर की जगह अब डबल डिफ्लेशन पद्धति को अपना रहे हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें तो इसका मतलब क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनपुट कच्चे माल और आउटपुट तैयार माल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हम कच्चा माल लेते हैं और जो हम जब उसको हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो जो हमारे पास माल तैयार होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, आउटपुट करते, मतलब जो हमारा तैयार माल होता है, दोनों पर जो इन्फ्लेशन है के असर को अलग अलग एडजस्ट किया जाएगा। उससे क्या किया जाएगा भाई, जो हमारा कच्चा माल कितने रुपए का आया, जो हमने भेजा, ठीक है, जो तैयार माल हमने भेजा, उन दोनों में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उनमें अलग अलग एडजस्ट करना उसको क्या होगा, जरूरी होगा। इससे क्या होगा, कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, इनमें क्या होगा, इसके अलावा क्या बाकी सेक्टर की ग्रोथ का भी क्या मिलेगा, ज़्यादा सटीक हमको डेटा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर ही रही है। ठीक है, कि हम क्या करें, इन्फ्लेशन को अपने अंडर में रखने की कोशिश करें। अंडर में मतलब कि बनाए रखने, मतलब इन्फ्लेशन ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। ठीक है, उसको करने की कोशिश करें। अब नए डेटा स्रोतों का समावेशन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए नए और आधुनिक डेटा सोर्स जैसे जीएसटी, ई वाहन, असंगठित क्षेत्र का सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ अन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज और पीएलएफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे औपचारिक क्षेत्र का कवरेज बेहतर होगा। इससे क्या होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका क्या होगा, कवरेज बेहतर होगा। अब आपको एक चीज़ मुझे और भी बताना है, पीएलएफ से आप क्या समझते हो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से आप क्या समझते हो, इसको कौन जारी करता है, जरा इसके बारे में मुझे कहाँ पर बताना, कॉमेंट सेक्शन में बताना। यह आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड डेटा है। क्या है, प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड डेटा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, पूरा जीडीपी वाला क्या होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100% इस बार आ सकता है। ठीक है, ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके पास 100% आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नई जीडीपी श्रृंखला के संदर्भ में इसका क्या है, बेस ईयर क्या निर्धारित किया गया। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है 22-23, 24-25, 20-21 और 11-12। तो आप यहाँ इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एक बार क्या करना, टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।